द 48 लॉज ऑफ पावर रॉबर्ट ग्रीन द्वारा लिखी गई एक बहुत प्रसिद्ध किताब है जो दुनिया भर में लोकप्रिय है। ये किताब सत्ता और प्रभाव के 48 ऐसे नियमों को बताती है जिन्हें अपनाकर कोई भी व्यक्ति अपनी जिंदगी में सफलता और ताकत हासिल कर सकता है। हर नियम एक खास रणनीति है जो आपको दूसरों के साथ बेहतर व्यवहार करना और अपने लक्ष्यों को पाने में मदद करता है। ये किताब इतिहास के महान नेताओं, राजनीतिज्ञों और युद्ध कौशल रखने वालों के अनुभवों पर आधारित है, जिनसे रोचक कहानियां भी मिलती हैं। नमस्ते दोस्तों, आपका हमारे चैनल ऑडियो बुक सफ़र पर दिल से स्वागत है। आज हम आपकी ज़िंदगी बदलने वाली किताब द 48 लॉज ऑफ पावर के बारे में बात करेंगे। इस किताब के हर नियम के पीछे छुपी है गहरी सोच और इतिहास की सीख। अगर आप अपनी ज़िंदगी में ज़्यादा असर दिखाना चाहते हैं, दूसरों पर अपनी पकड़ मजबूत करना चाहते हैं और अपने सपनों को तेज़ी से हासिल करना चाहते हैं, तो ये सीरीज़ आपके लिए सबसे बेहतरीन मददगार साबित होगी। इसे सुनते रहिए, सीखते रहिए और अपनी ज़िंदगी में बदलाव लाने के लिए तैयार हो जाइए। अगर आपको ये कंटेंट पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। चलिए शुरू करते हैं अपनी ताकत की यात्रा। लॉ 1, नेवर आउटशाइन द मास्टर। हमेशा अपने से ऊपर वालों, मालिक, बॉस, गुरु, नेता को सहज और श्रेष्ठ महसूस कराओ। उन्हें खुश करने और प्रभावित करने की चाह में अपनी प्रतिभा या उपलब्धियां इतनी ज्यादा ना दिखाओ कि वे असुरक्षित या भयभीत महसूस करने लगें। अपने मास्टर या वरिष्ठ को उनकी असली क्षमता से भी अधिक प्रभावशाली और बुद्धिमान दिखाओ। यही आपको शक्ति और उन्नति की ऊंचाइयों तक ले जाएगा। सरल उदाहरण, मान लीजिए एक कंपनी में आप अपने बॉस के साथ एक बड़े प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं। अगर मीटिंग में आप बार बार बॉस से ज़्यादा अच्छे आइडिया और जवाब देकर सबको प्रभावित करने लगते हैं, तो बॉस को लग सकता है कि आप उनकी पोजीशन के लिए खतरा हैं। इससे वो आपको आगे बढ़ने से रोकने की कोशिश भी कर सकते हैं। इसके बजाय आप अपने अच्छे आइडियाज़ बॉस के सामने निजी तौर पर रखें और मीटिंग में बार बार उनके दृष्टिकोण की तारीफ करें, ताकि लोगों को लगे कि रणनीति का श्रेय बॉस को जाता है। इससे बॉस आपके प्रति सुरक्षित और आभारी महसूस करेंगे और आपकी तरक्की की संभावना बढ़ जाएगी। लॉ 2, नेवर पुट टू मच ट्रस्ट इन फ्रेंड्स, लर्न हाउ टू यूज एनिमीज। दोस्तों पर जरूरत से ज्यादा भरोसा करना खतरनाक है। वे ईर्ष्या करते हुए जल्दी धोखा दे सकते हैं और कई बार बिगड़कर तानाशाह भी बन जाते हैं। इसके विपरीत, अगर आप किसी पुराने दुश्मन को साथ लेते हैं तो वो साबित करने के लिए ज्यादा वफादार हो सकता है, क्योंकि उसे अपनी काबिलियत दिखानी है। असल में दोस्त से ज्यादा डर हमेशा दोस्ती में छुपे खतरे से होता है। दुश्मनों से कम दोस्तों से ज्यादा सतर्क रहना चाहिए। अगर आपके पास कोई दुश्मन नहीं है तो रणनीतिक रूप से कोई दुश्मन बना लो, क्योंकि प्रतिस्पर्धा ही आपको तेज और सतर्क बनाए रखती है। सरल उदाहरण, अगर कोई व्यक्ति हमेशा अपने दोस्तों को ही बिजनेस में शामिल करता है तो दोस्त उसके प्रति आराम से या अधिकार जताते हुए काम कर सकते हैं और धोखा देने की संभावनाएं ज्यादा रहती हैं। लेकिन अगर वो किसी पुराने विरोधी को जिम्मेदारी देता है तो वो अपनी वफादारी और मेहनत से खुद को साबित करके मालिक का भरोसा जीत सकता है। यानी जरूरत से ज्यादा दोस्तों पर निर्भर ना रहकर दुश्मनों को समझदारी से इस्तेमाल करना लॉ 2 का यही मूल संदेश है। लॉ 3, कंसील योर इंटेंशंस। लोगों को असमंजस और अंधेरे में रखो। अपनी असली मंशा कभी सामने मत लाओ। अगर उन्हें पता ही नहीं चले कि तुम क्या कर रहे हो तो वे अपनी रक्षा कैसे कर पाएंगे। उन्हें गलत दिशा में ले जाओ, धुंध में घेर दो और जब वे तुम्हारे असली इरादे समझें तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। सरल उदाहरण, अगर किसी व्यापारी को अपने प्रतिस्पर्धी से कोई बड़ा सौदा करना है तो वह अपनी योजना और कीमतों को छुपा कर रखता है ताकि सामने वाला वक्त रहते तैयारी न कर सके। इस तरह वह आखिरी वक्त पर ऐसा प्रस्ताव रखता है जो प्रतिस्पर्धी के लिए चौंकाने वाला होता है। यानी अपनी मंशा और चाल छुपाकर दूसरों को भ्रमित करो। लॉ 3 का यही सार है। लॉ 4, ऑलवेज से लेस देन नेसेसरी। जब आप शब्दों से लोगों को प्रभावित करने की कोशिश करते हैं तो जितना ज्यादा बोलोगे उतना ही ज्यादा आम और असंयमित लगोगे। चाहे आपकी बात सामान्य या साधारण हो, अगर आप उसे अस्पष्ट, खुला और रहस्यमय बनाकर कहो तो वो अधिक प्रभावशाली लगती है। शक्तिशाली लोग कम बोलकर भी प्रभाव छोड़ते हैं और दूसरों को डराते हैं। जितना अधिक बोलोगे उतनी संभावना बढ़ जाती है कि तुम कोई गलती या मूर्खता बोल दोगे। सरल उदाहरण, कोई नेता या बॉस जो कम और सारगर्भित बात करता है वो दूसरों में आस्था और सम्मान पैदा करता है, जबकि जो ज्यादा बोलता है वो अक्सर अनावश्यक या प्रतिक्रिया में कमजोर नजर आता है। यानी कम बोलो, बाकी सोचने और अनुमान लगाने के लिए छोड़ दो। लॉ 4 की यही असली शक्ति है। लॉ 5,
So much depends on reputation. Guard it with your life. प्रतिष्ठा शक्ति की नींव है। प्रतिष्ठा ही वो माध्यम है जिससे आप लोगों को डरा और जीत सकते हैं। लेकिन अगर आपकी प्रतिष्ठा कमज़ोर हो जाए तो आप कमज़ोर और हमले के लिए खुले हो जाएंगे। अपनी प्रतिष्ठा को अड़ेग और मजबूत बनाएं ताकि कोई उसे नुकसान न पहुंचा सके। सदैव संभावित हमलों के प्रति सतर्क रहें और उनसे पहले ही निपटें। साथ ही अपने दुश्मनों की प्रतिष्ठा पर चोट करें ताकि वे जनता के सामने कमज़ोर पड़ें। सरल उदाहरण, एक प्रभावशाली नेता अपनी अच्छी छवि बनाए रखता है जिससे विरोधी उसे आसानी से चुनौती नहीं दे पाते। यदि कोई विरोधी उसकी छवि को खराब करने का प्रयास करता है तो वो उसे पहले ही रोकता है या अपने विरोधी की छवि पर प्रहार कर उसे कमज़ोर करता है। इस प्रकार प्रतिष्ठा की सुरक्षा और विरोधी की प्रतिष्ठा को कमज़ोर करना ही शक्ति बनाए रखने का मूल मंत्र है। सारी चीजें उनकी उपस्थिति और दिखावे से जानी जाती हैं। जो अनदेखा रहता है उसके कोई मायने नहीं होते। इसलिए खुद को भीड़ में खोने या भुलाए जाने मत दो। हर हाल में सामने आओ और अलग नजर आओ। खुद को ध्यान का केंद्र बनाने के लिए बड़े, रंगीन और रहस्यमय दिखो, ताकि आप सामान्य और डरपोक भीड़ से अलग और प्रभावशाली लगो। सरल उदाहरण, कोई कलाकार जो अपने प्रदर्शन में अनोखे कपड़े पहनता है, अपनी अलग शैली और व्यक्तित्व दिखाता है, वो जल्दी ही सबकी नज़रों में आ जाता है। वहीं जो कलाकार साधारण दिखता है वो जल्दी भूला जाता है। सफलता के लिए खुद को ध्यान खींचने वाला बनाना जरूरी है। यानी चाहे जो भी हो, हमेशा ध्यान आकर्षित करो। लॉ 6 का यही मूल संदेश है। लॉ 6, कोट अटेंशन एट ऑल कॉस्ट, यानी हर कीमत पर ध्यान आकर्षित करो। दुनिया हर चीज का मूल्य उसके दिखने से लगाती है। जो चीज नजर नहीं आती उसका कोई अस्तित्व नहीं माना जाता। इसलिए कभी भी भीड़ में खो मत जाओ या गुमनाम मत हो जाओ। ये कानून कहता है कि अगर तुम्हें शक्ति और प्रभाव चाहिए तो तुम्हें नजर आना जरूरी है। भीड़ में एक साधारण इंसान की तरह रहोगे तो लोग तुम्हें नजरअंदाज कर देंगे। तुम्हारा व्यक्तित्व, तुम्हारी उपस्थिति और तुम्हारा अंदाज, इन सबको इस तरह बनाओ कि लोग तुम्हारी तरफ खिंचें। इसके लिए कभी कभी तुम्हें थोड़ा रहस्यमय, आकर्षक और विशेष दिखना पड़ेगा ताकि लोग तुम्हें याद रखें और तुम्हारी चर्चा करें। उदाहरण, सोचो एक बाजार में 2 दुकानें हैं। एक साधारण, बिना सजावट की, और दूसरी रंग बिरंगी रोशनी वाली जिसमें कोई खास डिस्प्ले लगा है। ज्यादातर लोग दूसरी दुकान की तरफ जाएंगे, भले ही दोनों में समान समान हो। सजावट और उपस्थिति ने ध्यान खींच लिया। यही इस कानून का सार है। लॉ 7, गेट अदर्स टू डू द वर्क फॉर यू बट ऑलवेज टेक द क्रेडिट। अर्थात दूसरों से काम करवाओ लेकिन श्रेय यानी क्रेडिट खुद लो। ये कानून सिखाता है कि अपनी ऊर्जा और समय को हर काम में खर्च मत करो। दुनिया के समझदार लोग जानते हैं कि सफलता सिर्फ मेहनत से नहीं, रणनीति या स्ट्रैटेजी से मिलती है। इसलिए दूसरों की कुशलता, अनुभव और मेहनत का प्रयोग अपने लक्ष्य को हासिल करने में करो। जब काम पूरा हो तो परिणाम का लाभ और पहचान तुम्हारे नाम से जुड़ जाए। ऐसा करने से तुम तेज, बुद्धिमान और प्रभावशाली प्रतीत होते हो, जैसे तुम हर क्षेत्र के मास्टर हो, जबकि वास्तव में तुमने सिर्फ दिशा दी और प्रबंधन किया। उदाहरण, थॉमस एडिसन इसका शानदार उदाहरण है। एडिसन के पास सैकड़ों सहायक इंजीनियर और वैज्ञानिकों की एक टीम थी जो प्रयोगशाला में काम करती थी। वे काम करते थे, पर सफलता और पुरस्कार हमेशा एडिसन के नाम से दर्ज होते थे। इससे उनकी छवि एक महान आविष्कारक की बनी, जबकि कई खोजें उनकी टीम ने की थीं। समझदार नेता खुद सब नहीं करता, बल्कि सही लोगों से सही काम करवाता है। सफलता करने वालों से नहीं, नियंत्रण करने वालों से जुड़ती है। ये कानून हमें सिखाता है कि रणनीतिक रूप से नेतृत्व करो, ना कि मजदूरी करो। लॉ 8, मेक अदर पीपल कम टू यू, यूज बेट इफ नेसेसरी। अर्थात दूसरों को अपने पास आने दो, जरूरत पड़े तो कोई लालच दो। ये कानून बताता है कि जो दूसरों को अपने कदमों पर चलने पर मजबूर करता है, वही असली नियंत्रण रखता है। अगर तुम किसी के पीछे भागते हो, चाहे वो दुश्मन हो, ग्राहक हो या अवसर, तो तुम उसकी शर्तों पर खेल रहे हो। लेकिन जब तुम ऐसा माहौल और रणनीति बनाते हो कि दूसरे खुद तुम्हारे पास आए, तब तुम्हारे पास सत्ता और नियंत्रण होता है। इसलिए परिस्थिति इस तरह बनाओ कि उन्हें लगे कि तुम्हारे पास आने में उन्हें फायदा है। वो फायदा बेट है, यानी ऐसा प्रलोभन जो उन्हें आकर्षित करे। जब वे पास आएं, तब तुम पूरी स्थिति अपने अनुसार नियंत्रित कर सको। उदाहरण, चाणक्य और चंद्रगुप्त मौर्य का उदाहरण देखें। चाणक्य ने कभी खुद नंदवंश से सीधी लड़ाई नहीं की। उन्होंने माहौल और योजनाएं इस तरह बनाई कि नंद के दुश्मन और असंतुष्ट लोग खुद चंद्रगुप्त के साथ जुड़ गए।
इस तरह चाणक्य ने दूसरों को अपने पास आने पर मजबूर किया और अंततः मौर्य साम्राज्य की नींव पड़ी। सीधे लड़ने या पीछे भागने की बजाय ऐसा खेल बनाओ कि दूसरे तुम्हारी चाल में फंसे। जो इंतजार करना और आकर्षित करना जानता है वही लंबे समय में विजय प्राप्त करता है। शक्ति हमेशा उस हाथ में होती है जिसके पास बेट और कंट्रोल दोनों हो। लॉ 9, विन थ्रू योर एक्शंस, नेवर थ्रू आर्ग्यूमेंट। कर्मों से जीत हासिल करो, तर्क वितर्क से नहीं। किसी बहस में मिली क्षणिक जीत वास्तव में एक पायरिक विजय होती है, यानी ऐसी जीत जिसमें नुकसान लाभ से ज्यादा हो। बहस के दौरान जो नाराजगी और कटुता पैदा करते हैं वो किसी भी क्षणिक राय परिवर्तन से कहीं अधिक समय तक बनी रहती है। लोगों को अपने शब्दों से नहीं बल्कि अपने कार्यों से सहमत कराना कहीं अधिक शक्तिशाली होता है। बिना कुछ कहे दिखाओ, समझाओ मत। उदाहरण, मान लीजिए आपके ऑफिस में एक सहकर्मी आपकी किसी योजना प्रोजेक्ट प्लान पर विश्वास नहीं कर रहा है और लगातार बहस कर रहा है कि ये सफल नहीं होगी। अगर आप उसके साथ लंबी बहस में उलझेंगे तो शायद आप तथ्य देकर उसे चुप करा भी दें, लेकिन उसके मन में आपके लिए नाराजगी और अहंकार की चोट रह जाएगी। इसके बजाय आप बिना कुछ ज्यादा विवाद किए उस योजना का एक छोटा सफल प्रयोग पायलट टेस्ट कर देते हैं और परिणाम सामने रख देते हैं। अब वही सहकर्मी जिसे पहले शक था आपके काम को देखकर खुद मान जाएगा, बिना किसी बहस या कटुपा के। मुख्य संदेश, लोग आपके कहे पर शक कर सकते हैं लेकिन आपके परिणामों को नजरअंदाज नहीं कर सकते। इसलिए अपने काम को बोलने दो, काम का असर शब्दों से ज्यादा स्थायी होता है। लॉ 10, संक्रमण। दुखी और बदकिस्मत लोगों से दूर रहो। आप किसी और के दुख से भी नष्ट हो सकते हैं। भावनात्मक स्थितियां बीमारियों की तरह संक्रामक होती हैं। आपको लग सकता है कि आप डूबते हुए व्यक्ति की मदद कर रहे हैं, लेकिन वास्तव में आप खुद को डुबो रहे होते हैं। कुछ लोग अपनी बदकिस्मती खुद आकर्षित करते हैं और वे इसे आपके ऊपर भी लाद देंगे। इसके बजाय खुशहाल और भाग्यशाली लोगों के साथ जुड़ें। सरल उदाहरण, मान लीजिए आपका एक दोस्त हमेशा उदास, नकारात्मक और शिकायत करने वाला है। वो हर परिस्थिति में केवल बुरा ही देखता है और दूसरों को भी निराश कर देता है। अगर आप उसके साथ ज्यादा समय बिताते हैं तो उसकी ये नकारात्मक सोच आपके मूड और आत्मविश्वास पर असर डालने लगेगी। धीरे धीरे आप भी उसी तरह सोचने लगेंगे, जिससे आपकी अपनी जिंदगी में भी नकारात्मकता और बदकिस्मती बढ़ने लगेगी। इसके विपरीत अगर आप सकारात्मक, खुशमिजाज और प्रेरणादायक लोगों के साथ समय बिताते हैं तो आपका दृष्टिकोण, अवसर और किस्मत तीनों सुधर जाते हैं। मुख्य संदेश, खुश और सफल लोगों की संगति में रहना एक तरह से मानसिक टीका है, जबकि नकारात्मक लोगों की संगति आपके मन का संक्रमण बढ़ा देती है। लॉ 11, यानी कि 11वां नियम। लोगों को तुम पर निर्भर रहना सिखाओ। अपनी आज़ादी बनाए रखने के लिए जरूरी है कि लोग तुम्हें हमेशा चाहें और तुम्हारी जरूरत महसूस करें। जितना ज्यादा लोग तुम पर भरोसा करेंगे उतनी ही तुम्हारी आज़ादी और ताकत बढ़ेगी। लोगों को उनकी सुख और सफलता के लिए तुम पर इतना निर्भर बना दो कि वे तुम्हारे बिना आगे ना बढ़ सकें। कभी भी उन्हें इतनी जानकारी या कौशल मत दो कि वे तुम्हारे बिना काम चला लें। सरल उदाहरण, मान लीजिए किसी कंपनी में कर्मचारी कंप्यूटर सिस्टम का सारा काम जानता है, पासवर्ड, तकनीकी सेटिंग्स, खास प्रक्रियाएं, और बाकी लोग उसके बिना कई काम नहीं कर सकते। क्योंकि सभी उसकी मदद मांगते हैं, कंपनी में उसकी अहमियत बहुत बढ़ जाती है और कोई भी उसे आसानी से हटा नहीं सकता। अगर वही सारी जानकारी सबको दे दे तो उसकी ज़रूरत कम हो जाएगी और उसकी स्थिति कमज़ोर पड़ सकती है। मुख्य संदेश, जितनी ज़रूरी आप दूसरों के लिए होंगे उतनी ही आपकी ताकत और सुरक्षा बढ़ेगी। लॉ 12, चयनात्मक ईमानदारी और उदारता से अपने लक्ष्य को निहत्था करो। एक सच्चा और ईमानदार कदम दर्जनों बेईमान कामों को ढक सकता है। ईमानदारी और उदारता के खुले इशारे सबसे संदेह करने वाले व्यक्ति की भी सतर्कता को कम कर देते हैं। जब आपकी ये चयनात्मक ईमानदारी उनकी सुरक्षा कवच में एक दरार पैदा कर देती है, तब आप आसानी से उन्हें धोखा दे सकते हैं और नियंत्रित कर सकते हैं। समय पर दिया गया एक उपहार, जैसे ट्रोजन हॉर्स, भी यही प्रभाव डालता है। सरल उदाहरण, मान लीजिए किसी व्यापारी को आपसे बड़ा सौदा करना है, लेकिन वह आप पर पूरी तरह भरोसा नहीं करता। आप पहले उसे एक छोटा सा लेकिन लाभदायक सौदा देते हैं या फिर कोई मूल्यवान तोहफा भेजते हैं जो उसके लिए उपयोगी हो। इस खुले और ईमानदार लगने वाले व्यवहार से उसका भरोसा बढ़ता है और उसकी सतर्कता कम हो जाती है। अब जब आप बड़े सौदे की बात करेंगे तो वो बिना ज्यादा शक किए मान जाएगा और यहीं पर आप अपनी असली रणनीति लागू कर सकते हैं। मुख्य संदेश, सही समय पर की गई थोड़ी सी ईमानदारी और उदारता किसी का भरोसा जीतने और उसे नियंत्रित करने का शक्तिशाली हथियार है। लॉ 13,
जब किसी से मदद चाहिए तो उसकी दया, करुणा या पुराने एहसानों की याद दिलाने का कोई फायदा नहीं। वो उन बातों को आसानी से नज़रअंदाज कर सकता है। इसके बजाय अपनी मांगे, अपनी साझेदारी में ऐसी कोई बात खोजो जो उसके लिए फ़ायदेमंद हो और उसी को बढ़ा चढ़ाकर प्रस्तुत करो। जब उसे अपने लिए कोई स्पष्ट लाभ दिखेगा तो वो पूरे उत्साह के साथ मदद करेगा। सरल उदाहरण, अगर आप किसी दोस्त से उधार मांगना चाहें और कहते हैं कि मैंने पहले तुम्हारी इतने बार मदद की थी, तो वो सोच सकता है कि अब इसका कोई मतलब नहीं या बहाना बना सकता है। अगर आप कहें कि अगर तुम मेरी मदद कर दोगे तो आगे चलकर हम दोनों मिलकर और बड़ा प्रोजेक्ट कर सकते हैं जिससे तुम्हें भी फायदा होगा, तो दोस्त ज़्यादा आसानी से आपके साथ जुड़ जाएगा। लॉ 14, पोज एज अ फ्रेंड, वर्क एज अ स्पाई। दोस्त बनकर पेश आओ लेकिन जासूस की तरह काम करो। अपने प्रतिद्वंद्वी यानी राइवल के बारे में जानना बेहद जरूरी है। कीमती जानकारी पाने के लिए जासूसों का इस्तेमाल करो जो तुम्हें एक कदम आगे रखें। और इससे भी बेहतर है कि तुम खुद जासूस की भूमिका निभाओ। सामाजिक और शिष्ट बातचीत में ऐसे सवाल पूछो जो सीधे ना हो, लेकिन जिससे सामने वाला अपनी कमजोरियां और इरादे खुद ही उजागर कर दे। ऐसा कोई मौका नहीं होता जिसे चतुराई से जानकारी पाने के लिए इस्तेमाल ना किया जा सके। सरल उदाहरण, मान लीजिए किसी कंपनी में आपका प्रतिद्वंद्वी एक नया प्रोजेक्ट लॉन्च करने वाला है, लेकिन उसने सारी जानकारी गुप्त रखी है। आप एक पार्टी या सामान्य लंच के दौरान उससे अनौपचारिक ढंग से पूछते हैं, वैसे इन दिनों तो तुम्हारी टीम काफ़ी बिजी लग रही है, नया प्रोजेक्ट है क्या?" वो थोड़ी थोड़ी बातें बताते हुए अपने प्रोजेक्ट की समय सीमा, टीम के मेंबर्स और संभावित क्लाइंट का जिक्र कर देता है। आपने बिना किसी सीधी पूछताछ के उसके प्लान के बारे में कीमती जानकारी हासिल कर ली, दोस्ती के बहाने, लेकिन मकसद जासूसी का था। मुख्य संदेश, लोग अपनी बातें खुद बता देते हैं अगर उन्हें लगता है कि वे एक दोस्त से बात कर रहे हैं, और यही आपको रणनीतिक बढ़त देता है। लॉ 15, अपने दुश्मन को पूरी तरह कुचल दो। मोजेस के समय से लेकर अब तक सभी महान नेताओं ने जाना है कि जिस दुश्मन से डर हो उसे पूरी तरह समाप्त करना चाहिए। कभी कभी उन्होंने यह सबक कठिन तरीके से सीखा है। अगर दुश्मन की एक छोटी सी चिंगारी भी बाकी रह जाए, चाहे वो कितनी भी धीमी क्यों ना हो, वो एक दिन आग बनकर भड़क सकती है। आधा रास्ता छोड़ने से अक्सर नुकसान होता है। दुश्मन फिर ताकत जुटा सकता है और बदला लेने लौट आएगा। इसलिए उससे केवल शरीर से नहीं, बल्कि आत्मा और मनोबल से भी कुछ लो। सरल उदाहरण, मान लीजिए एक व्यवसायी के बाजार में एक बड़ा प्रतिद्वंदी है जो लगातार उसके ग्राहकों को खींचने की कोशिश कर रहा है। व्यवसायी ने सोचा कि थोड़ा बहुत हिस्सा अपने प्रतिद्वंद्वी को छोड़ दे ताकि शांति बनी रहे। कुछ महीनों बाद वही प्रतिद्वंद्वी ताकत जुटाकर और आक्रामक तरीके से वापस आता है और इस बार व्यवसायी के बड़े हिस्से पर कब्जा कर लेता है। अगर शुरुआत में ही व्यवसायी ने ऐसी रणनीति अपनाई होती जिससे प्रतिद्वंद्वी का पूरा बाजार और संसाधन खत्म हो जाते, जैसे उसके बड़े सप्लायर को अपने साथ जोड़ लेना, ग्राहकों को स्थायी अनुबंध में बांध लेना, तो वो फिर कभी खतरा पैदा नहीं कर पाता। मुख्य संदेश, दुश्मन को अधूरा हराना अक्सर खतरनाक होता है। उसे इतना कमजोर करना चाहिए कि वो कभी फिर से खड़ा ना हो सके। लॉ 16, यूज एब्सेंस टू इंक्रीज रिस्पेक्ट एंड ऑनर। अनुपस्थिति का उपयोग करके सम्मान और आदर बढ़ाओ। बहुत अधिक उपस्थित रहने से आपकी कीमत घट जाती है। जितना ज्यादा लोग आपको देखते और सुनते हैं, उतना ही आप साधारण लगने लगते हैं। अगर आप किसी समूह में पहले से स्थापित हों, तो कुछ समय के लिए उससे दूर हो जाना आपको चर्चा का विषय बनाएगा और आपका आदर बढ़ाएगा। सीखो कि कब हटना है ताकि आपकी कमी महसूस की जाए। कमी के जरिए अपनी अहमियत बढ़ाओ। सरल उदाहरण, मान लीजिए आप ऑफिस में हर मीटिंग और हर बातचीत में मौजूद रहते हैं। शुरू में लोग आपको महत्व देंगे, लेकिन समय के साथ आपकी मौजूदगी सामान्य लगने लगेगी और आपके विचारों का असर भी कम दिख सकता है। अब अगर आप बार बार आने के बजाय केवल तब मीटिंग में हिस्सा लें जब आपके पास वाकई कोई अहम और असरदार योगदान हो, तो आपकी बातें ज्यादा ध्यान से सुनी जाएंगी और लोग आपकी राय को अधिक मूल्य देंगे। आपकी अनुपस्थिति से एक रुचि और रहस्य का माहौल बनेगा, जिससे आपका सम्मान बढ़ेगा। मुख्य संदेश, हमेशा मौजूद रहना असर घटाता है। सही समय पर अनुपस्थित रहना आपकी शक्ति और महत्व को दोगुना कर देता है। लॉ 17, कीप अदर्स इन सस्पेंडेड टेरर, कल्टिवेट एन एयर ऑफ अनप्रिडिक्टेबिलिटी। दूसरों को भय और असमंजस में रखो, अप्रत्याशितता का माहौल बनाओ। मनुष्य आदत के प्राणी हैं। वे हमेशा दूसरों के व्यवहार में परिचित पैटर्न ढूंढते हैं।
आपकी पूर्वानुमेयता यानी प्रिडिक्टेबिलिटी उन्हें नियंत्रण का एहसास देती है। स्थिति पलटो, जानबूझकर अप्रत्याशित रहो। ऐसा व्यवहार अपनाओ जिसमें कोई स्थायी पैटर्न या स्पष्ट कारण न दिखे, ताकि लोग असंतुलित रहें और अपना समय ऊर्जा आपके कदमों के पीछे की वजह ढूंढने में खर्च कर दें। अगर इस रणनीति को चरम पर ले जाओ तो ये डर और आतंक पैदा कर सकती है। सरल उदाहरण, लॉ 18 कहता है, डू नॉट बिल्ड फोर्ट्रेसेस टू प्रोटेक्ट योरसेल्फ, आइसोलेशन इज डेंजरस। दुनिया खतरनाक है और चारों तरफ दुश्मन है। हर कोई अपनी सुरक्षा चाहता है। अकेला या अकेलापन सबसे सुरक्षित उपाय लगता है, लेकिन अकेले रहने से खतरा कम नहीं बल्कि और बढ़ जाता है। आप जरूरी सूचना से कट जाते हैं, अलग थलग और आसान निशाना बन जाते हैं। बेहतर है कि भीड़ में रहें, लोगों के बीच घुल मिल जाएं, मित्र बनाएं, संबंधों को मजबूत करें। भीड़ के बीच रहकर आप दुश्मनों से सुरक्षित रहते हैं। सरल उदाहरण, अगर कोई नेता या बॉस खुद को अलग रखता है तो वह नई खबरों, लोगों के बदलते मूड और नेटवर्क से कट जाता है, जिससे विरोधी आसान निशाना बना सकते हैं। जो व्यक्ति सबके बीच रहता, बात करता और संबंध बनाए रखता है, वह खुद को हमेशा ज्यादा सुरक्षात्मक स्थिति में पाता है। यानी खुद को अलग थलग करना भटकाव और खतरा बढ़ाता है। लॉ 18 का यही असली संदेश है। लॉ 19, जानो कि तुम किससे सामना कर रहे हो। गलत व्यक्ति को नाराज मत करो। दुनिया में कई तरह के लोग होते हैं और आप कभी ये मान नहीं सकते कि हर कोई आपकी रणनीतियों पर एक जैसी प्रतिक्रिया देगा। कुछ लोगों को धोखा दो या मात दे दो तो वे अपनी पूरी जिंदगी बदला लेने में बिता देंगे। ऐसे लोग बाहर से भले ही मासूम दिखें, लेकिन अंदर से खतरनाक भेड़ के वेश में भेड़िए हो सकते हैं। इसलिए अपने शिकार और विरोधियों को बहुत सोच समझ कर चुनो। कभी गलत व्यक्ति को अपमानित या धोखा मत दो। सरल उदाहरण, मान लीजिए एक छोटे शहर में दो कपड़ों की दुकानें हैं। आप एक के मालिक हैं और दूसरी दुकान के मालिक को आप एक सामान्य व्यापारी समझकर सार्वजनिक रूप से उसकी आलोचना कर देते हैं ताकि उसके ग्राहक आपकी ओर आ जाए। बाद में मालूम होता है कि वो व्यक्ति ना सिर्फ स्थानीय व्यापारी संघ का अध्यक्ष है, बल्कि शहर के नेताओं से भी गहरे संबंध रखता है। अब वो अपनी पहुंच और ताकत का इस्तेमाल करके आपके सप्लायर्स को आपसे तोड़ देता है और आपके खिलाफ नियम कानून का दबाव बनवाता है। परिणाम स्वरूप आपका व्यवसाय कठिनाई में आ जाता है, सिर्फ इसलिए क्योंकि आपने बिना सोचे समझे गलत व्यक्ति को नाराज कर दिया। मुख्य संदेश, हर किसी को सामान्य प्रतिद्वंदी ना समझें। जो व्यक्ति शांत और साधारण लगे, उसके पास भी शक्ति और प्रभाव के गुप्त साधन हो सकते हैं। गलती से ऐसे व्यक्ति को दुश्मन बनाना खतरनाक है। लॉ 20, डू नॉट कमिट टू एनीवन, किसी से भी प्रतिबद्ध मत हो। मूर्ख व्यक्ति ही हमेशा जल्दी से किसी पक्ष का समर्थन करता है। कभी भी खुद को किसी एक पक्ष या उद्देश्य से पूरी तरह ना जोड़ो, सिवाय अपनी खुद के। अपनी स्वतंत्रता बनाए रखकर तुम दूसरों के मालिक बन जाते हो, लोगों को एक दूसरे के खिलाफ खेल सकते हो और उन्हें तुम्हें पाने के लिए प्रयास करने पर मजबूर कर सकते हो। सरल उदाहरण, मान लीजिए दो प्रतिद्वंदी कंपनियां आपको अपने साथ जोड़ने के लिए संपर्क करती हैं। अगर आप तुरंत किसी एक के साथ जुड़ जाते हैं तो दूसरी कंपनी आपको कभी मौका नहीं देगी। लेकिन अगर आप दोनों के साथ सीधे प्रतिबद्ध ना होकर बस मीटिंग और चर्चा करते रहें तो दोनों कंपनियां आपको जीतने की कोशिश में आपको बेहतर ऑफर, अधिक फायदे और ऊंचे पद देने की पेशकश कर सकती हैं। आपकी तटस्थ स्थिति से न सिर्फ आपके विकल्प खुले रहते हैं, बल्कि आपकी कीमत भी बढ़ जाती है। मुख्य संदेश, अपनी निष्ठा और सहयोग का वादा सोच समझकर और सही समय पर करो, और तभी जब ये तुम्हें अधिकतम लाभ और शक्ति दे। लॉ 21, शिकार पकड़ने के लिए खुद को मूर्ख दिखाओ, अपने लक्ष्य से कम बुद्धिमान प्रतीत हो। कोई भी व्यक्ति खुद को दूसरों से मूर्ख महसूस करना पसंद नहीं करता। ट्रिक ये है कि अपने लक्ष्य विक्टिम को ऐसा महसूस कराओ कि वो ना सिर्फ समझदार है बल्कि तुमसे ज्यादा समझदार है। जब वो इस पर यकीन कर लेगा तो उसे कभी शक नहीं होगा कि तुम्हारे कोई छिपे हुए मकसद भी हैं। सरल उदाहरण, मान लीजिए आप किसी प्रॉपर्टी डील में दिलचस्पी रखते हैं, लेकिन मालिक बहुत चालाक है और हमेशा ऊंची कीमत मांगता है। आप उससे बातचीत के दौरान थोड़ा अनुभवहीन और अनजान जैसा बर्ताव करते हैं, जैसे कि आपको बाजार की असली कीमत का ज्यादा अंदाजा नहीं है। मालिक को लगता है कि वो आप पर आसानी से डील कर सकता है और अपनी चतुराई दिखाने के चक्कर में वो आपको शुरुआती सोच से कम दाम पर प्रॉपर्टी देने के लिए राजी हो जाता है। आपने खुद को कम समझदार दिखाकर उसे यह विश्वास दिलाया कि वो जीत रहा है, जबकि असल में आप ही की जीत हुई। लॉ 22, यूज द सरेंडर टैक्टिक, ट्रांसफॉर्म वीकनेस इनटू पावर। जब आप कमजोर हों तो केवल सम्मान के लिए लड़ाई कभी न करें। इसके बजाय आत्मसमर्पण, सरेंडर चुनें।
आत्मसमर्पण आपको समय देता है ताकत वापस पाने का, अपने विजेता को चिढ़ाने और परेशान करने का और उसकी शक्ति के कम होने का इंतजार करने का। उसको ये संतोष मत दें कि उसने आपको लड़ाई में हराकर जीता है। पहले ही आत्मसमर्पण कर लो। पलटकर चोट सह लेना उसे अंदर से अस्थिर और परेशान कर देगा। आत्मसमर्पण को कमजोरी नहीं, बल्कि शक्ति का एक रणनीतिक हथियार बनाओ। सरल उदाहरण, मान लीजिए किसी बिजनेस में आपकी छोटी सी कंपनी पर एक बड़ी कंपनी ने बहुत आक्रामक तरीके से कब्जा करने का दबाव बनाया है। अगर आप सीधी टक्कर लेते हैं तो आपके संसाधन जल्दी खत्म हो जाएंगे और हार निश्चित है। इसके बजाय आप दिखावे में डील मान लेते हैं और समय खरीद लेते हैं। इस दौरान चुपचाप अपने पुराने ग्राहकों से गुप्त समझौते करते हैं, नए निवेशक तलाशते हैं और बड़ी कंपनी की कमजोरियों पर नजर रखते हैं। जब उसका ध्यान दूसरी जगह होता है और उसका दबाव कम हो जाता है, तब आप फिर से मजबूती से बाजार में लौटकर उसका मुकाबला करते हैं। इस तरह शुरुआती आत्मसमर्पण ने आपको हारने से बचाया और आपको पलटवार का मौका दिया, जिससे आप आखिर में जीत सकते हैं। लॉ 23, कॉन्सेंट्रेट योर फोर्सेस। अपनी शक्ति और संसाधनों को बिखेरने की बजाय उन्हें एक ही मजबूत लक्ष्य या बिंदु पर केंद्रित करो। छोटी छोटी जगहों पर ताकत खर्च करने से बेहतर है कि एक बड़े अवसर पर पूरी ताकत लगाओ। गहराई हमेशा फैलाव पर जीतती है। शक्ति पाने के लिए एक महत्वपूर्ण और प्रभावशाली सहयोगी या स्रोत चुनो और उस पर लंबे समय तक काम करो। सरल उदाहरण, मान लीजिए आप बिजनेस में कई छोटे छोटे प्रोडक्ट बेच रहे हैं जिनमें मुनाफा कम है और ध्यान बहुत बांट रहा है। इसके बजाय आप सबसे ज़्यादा बिकने वाले और फायदे वाले प्रोडक्ट पर ही पूरी टीम और संसाधन लगा देते हैं। मार्केटिंग, क्वालिटी और डिलीवरी सब उसी पर केंद्रित कर देते हैं। इससे वो प्रोडक्ट बाजार में नंबर 1 बन जाता है और आपका मुनाफा कई गुना बढ़ जाता है, जबकि पहले आपका ध्यान बटा हुआ था और परिणाम कमज़ोर थे। लॉ 24 कहता है कि परफेक्ट दरबारी इन भांति उसी दुनिया में सफल होता है जहां सब कुछ शक्ति और राजनीति पर आधारित होता है। वो अप्रत्यक्षता के हर हुनर को जानता है, ऊपर वालों की चापलूसी करता है, समय आने पर झुक जाता है और दूसरों पर बड़ी ही नज़ाकत से अपनी ताकत दिखाता है। दरबार में सफलता के नियमों को सीखकर और अपनाकर तुम भी ऊंचाई की कोई सीमा नहीं छोड़ोगे। सरल उदाहरण, मान लीजिए ऑफिस की राजनीति में कोई कर्मचारी हर बार बॉस की बुराई या सीधी टक्कर लेने की बजाय उनकी तारीफ करता है, उनके सुझाव पर हामी भरता है और ज़रूरत पड़ने पर टीम के भीतर चतुराई से अपनी बात भी ऊपर वालों तक पहुंचाता है। धीरे धीरे वो सबका विश्वास अर्जित कर लेता है और ऑफिस में उसकी प्रतिष्ठा और पद लगातार बढ़ता जाता है। यानी अप्रत्यक्षता, सज्जनता और चतुर व्यवहार से ही सत्ता के माहौल में असली ऊंचाई हासिल की जा सकती है। यही है लॉ 24 का सार। लॉ 25, रिक्रिएट योरसेल्फ। समाज जो भूमिका या पहचान तुम पर थोपता है उसे स्वीकार मत करो। खुद को फिर से नया रूप दो। ऐसी पहचान बनाओ जो सबका ध्यान आकर्षित करे और किसी को उबाए नहीं। अपनी छवि यानी इमेज के मालिक खुद बनो। दूसरों को अपनी पहचान की परिभाषा तय मत करने दो। अपने सार्वजनिक व्यवहार और दिखावे में थोड़ा नाटकीय तत्व जोड़ो ताकि तुम्हारी शक्ति बढ़े और लोग तुम्हें साधारण नहीं बल्कि विशेष माने। सरल उदाहरण, मान लो एक कर्मचारी ऑफिस में हमेशा शांत और साधारण रहता है, तो लोग उसकी काबिलियत को नज़रअंदाज कर देते हैं। अगर वही व्यक्ति नए लुक, नए हुनर या अलग शैली से खुद को पेश करता है, जैसे बोलने का रंग ढंग, कपड़े या अपनी उपलब्धियों को नाटकीय अंदाज में दिखाना, तो सबका ध्यान उसकी तरफ जाता है और ऑफिस में उसकी एक नई प्रभावशाली पहचान बनती है। यानी अपनी छवि को खुद गढ़ो और बार बार नए अंदाज में सामने लाओ। यही लॉ 25 का सार है। लॉ 26, कीप योर हैंड्स क्लीन। तुम्हें हमेशा सभ्यता और कुशलता का आदर्श उदाहरण लगना चाहिए। तुम्हारे हाथ कभी टपटपाए हुए या गंदे नहीं लगने चाहिए, चाहे असल में जो भी गलत काम हो। अपनी साफ सफाई की छवि बनाए रखने के लिए दूसरों को बहाना यानी स्केपगोट और अपना हथियार यानी कैट्स पॉ बनाओ, जिससे तुम्हारी भूमिका छुपी रहे। सरल उदाहरण, मान लीजिए एक बॉस ऑफिस में कुछ कठोर फैसले लेना चाहता है जो कर्मचारियों को पसंद नहीं आएंगे। वो खुद सीधे कोई बुरा कदम उठाने की बजाय अपने किसी मध्यस्थ या जूनियर को आगे बढ़ाता है ताकि आलोचना और गुस्सा उससे नहीं टकराए। इस तरह बॉस की छवि साफ भी रहती है और कठिन फैसले भी लागू हो जाते हैं। यानी अपनी प्रतिष्ठा को गंदा ना होने दो। दूसरों का उपयोग करके अपनी छवि स्वच्छ बनाए रखना ही लॉ 26 का सार है। लॉ 27, प्ले ऑन पीपल्स नीड टू बिलीव टू क्रिएट अ कल्ट लाइक फॉलोइंग।
लोगों में किसी न किसी चीज पर विश्वास करने की जबरदस्त इच्छा होती है। इस इच्छा का केंद्र बनो। उन्हें कोई मकसद, कोई नई आस्था या कोई धर्म दो जिसे वे फॉलो कर सकें। अपनी बातों को अस्पष्ट यानी वेग लेकिन उम्मीदों से भरा रखो। तर्क या स्पष्ट सोच से ज्यादा जोश, उमंग और भावनाओं पर जोर दो। अपने अनुयायियों यानी फॉलोअर्स को कुछ खास रीति रिवाज या नियम अपनाने को कहो और उनके लिए अपने लिए त्याग करने के मौके बनाओ। अगर कोई संगठित धर्म या महान उद्देश्य उनकी जिंदगी में नहीं है, तो तुम्हारा बनाया हुआ विश्वास तंत्र तुम्हें बहुत बड़ी शक्ति दिला सकता है। सरल उदाहरण, मान लो कोई नेता या मोटिवेशनल स्पीकर लोगों को एक नया सपना, मिशन या विजन देता है, जैसे हम सब मिलकर एक नया समाज बनाएंगे। वो सपनों को बड़े वादों, अलग अलग सरल नियमों और टीम मीटिंग्स या समूह गतिविधियों से जोड़ता है। लोगों को लगता है कि वे किसी बड़े मकसद का हिस्सा हैं और वे आंखें मूंदकर उस नेता या विचारधारा को फॉलो करने लगते हैं। नेता की हर बात मानना, उत्सव या मीटिंग्स में शरीक होना, छोटे छोटे बलिदान करना, ये सब एक कल्टी फॉलोइंग की पहचान है। यानी लोगों की विश्वास की जरूरत को केंद्र बनाकर अपने इर्द गिर्द समर्पित समर्थकों की फौज तैयार की जा सकती है। यही लॉ 27 का सार है। लॉ 28 एंटर एक्शन विद बोल्डनेस। अगर आप किसी काम में खुद ही असमंजस या संदेह महसूस कर रहे हैं, तो उस दिशा में कदम ना बढ़ाएं। आपके शक और झिझक आपके काम को भी प्रभावित करेंगे। डरपोक होना खतरनाक है। बेहतर है कि जो भी करो पूरे साहस और आत्मविश्वास के साथ करो। अगर हिम्मत दिखाने में कुछ गलती भी हो जाए, तो उसे और अधिक साहस से ठीक किया जा सकता है। हर कोई साहसी लोगों की प्रशंसा करता है, डरपोक या झिझकने वालों की कोई इज्जत नहीं करता। सरल उदाहरण, मान लीजिए आपको किसी बड़ी कंपनी में अपनी सर्विस बेचनी है। अगर आप खुद ही अनिश्चित और डरे हुए तरीके से प्रेजेंटेशन देंगे, तो सामने वाला भी प्रभावित नहीं होगा। लेकिन अगर आप पूरे कॉन्फिडेंस, दमदार शब्दों और स्पष्ट प्रस्ताव के साथ सामने आते हैं, तो लोग ध्यान से सुनते हैं और आपको गंभीरता से लेते हैं। भले ही आपकी पेशकश में कमजोरी हो, लेकिन आपका आत्मविश्वास नतीजा पलट सकता है। यानी झिझक और डर से हमेशा नुकसान होता है। जो भी करो पूरे दमखम और साहस के साथ करो। लॉ 28 का यही सार है। लॉ 29 प्लान ऑल द वे टू द एंड। अंत ही सबसे महत्वपूर्ण होता है। हर काम की योजना उसकी मंजिल यानी अंत तक सोचकर बनाओ, ऐसे कि हर संभावित नतीजा, मुश्किल और किस्मत का उलटफेर भी ध्यान में रहे, ताकि जरा सी चूक से तुम्हारी मेहनत का फल कोई और ना ले जाए। अगर तुम हर मोड़, हर चुनौती और हर अंजाम को शुरू से सोच लोगे, तो हालात कभी तुम्हें दबा नहीं पाएंगे और तुम्हें पता रहेगा कब रुकना है। आगे की सोचकर किस्मत को भी अपनी तरफ मोड़ा जा सकता है और भविष्य को अपनी ओर झुकाया जा सकता है। सरल उदाहरण, मान लो कोई व्यापारी नया बिजनेस शुरू करता है, तो उसे सिर्फ लॉन्च या शुरुआती सफलता तक नहीं, बल्कि सालों बाद उसकी स्थिति कैसी होगी, मुनाफा, प्रतिस्पर्धा, बाजार बदलने की संभावना, सबका हिसाब पहले से बना लेता है। इससे अगर बीच में कोई दिक्कत या बदलते हालात आते हैं, तो वो पहले से तैयार रहता है और उसका नुकसान नहीं होता। जो बिना लंबी योजना वाले काम करते हैं, वे अचानक आई बाधाओं में फंस जाते हैं। यानी दूर की सोच और आखिरी मंजिल तक की प्लानिंग ही असली सफलता लाती है। यही लॉ 29 का सार है। लॉ 30 मेक योर अकॉम्प्लिशमेंट सीम एफर्टलेस। तुम्हारे काम और सफलताएं बिल्कुल सहज, बिना किसी मेहनत या संघर्ष के दिखनी चाहिए। तुमने जो भी कड़ी मेहनत, अभ्यास या चालाकी से हासिल किया है, उसे कभी सामने मत लाओ। हमेशा ऐसा दिखाओ जैसे सब कुछ तुम्हारे लिए बहुत आसान है और तुम इससे कहीं ज्यादा कर सकते हो। अपने प्रयास महान और स्वाभाविक दिखाओ। कभी ये मत बताओ कि सफलता के पीछे कितनी मेहनत लगी। अपनी तरकीबें या असली तरीके किसी को मत सिखाओ, वरना लोग उन्हें तुम्हारे ही खिलाफ इस्तेमाल करने लगेंगे। सरल उदाहरण, मान लीजिए एक जादूगर मंच पर कठिन जादू दिखाता है, लेकिन उसके चेहरे पर कोई तनाव नहीं होता। सब कुछ वो इतनी सफाई और सहजता से करता है कि दर्शक हैरान रह जाते हैं। अगर वही जादूगर पर्दे के पीछे की मेहनत, सारे सीक्रेट्स या बार बार की प्रैक्टिस सबको बता दे, तो उसका जादू और प्रभाव दोनों खत्म हो जाते हैं। यानी उसकी असली ताकत यही है कि वह परिणाम को प्राकृतिक और आसान दिखाता है, इसलिए सब मुतासिर होते हैं। यानी तुम्हारी महानता और जीत सबको आसान और स्वाभाविक लगे, यही लॉ 30 का सार है। लॉ 31 कंट्रोल द ऑप्शंस, गेट अदर्स टू प्ले विद द कार्ड्स यू डील। सबसे बेहतरीन धोखा वो होता है जिसमें सामने वाले को लगता है कि उसके पास विकल्प हैं। तुम्हारे शिकार को महसूस होता है कि वे नियंत्रण में हैं, लेकिन असल में वे तुम्हारी कठपुतली होते हैं। लोगों को सिर्फ ऐसे विकल्प दो जिनमें से जो भी वे चुने फायदा तुम्हारा ही हो। उन्हें दो बुराइयों में से कम वाली चुनने पर मजबूर करो, जिससे दोनों ही स्थितियों में तुम्हारा उद्देश्य पूरा हो। उन्हें ऐसी दुविधा में डालो कि वे जिधर भी मुड़े, नुकसान उन्हीं का हो। सरल उदाहरण,
मान लीजिए एक सेल्समैन ग्राहक से कहता है, आप 2 साल का पैकेज लेना चाहेंगे या 3 साल का? 2 साल में 20% छूट है और 3 साल में 30%। अब ग्राहक को लगता है कि उसके पास चुनने की आज़ादी है, लेकिन सेल्समैन ने खरीदना है या नहीं का विकल्प ही नहीं दिया है। दोनों विकल्पों में सेल्समैन का फायदा है, या तो लंबा कॉन्ट्रैक्ट मिल जाएगा या फिर तुरंत पैसा। यानी दूसरों को विकल्प देकर भी अपना नियंत्रण बनाए रखना, यही लॉ 31 की चतुराई है। लॉ 32 प्ले टू पीपल्स फैंटेसीज। सच्चाई अक्सर इसलिए टाली जाती है क्योंकि वह कठोर और अप्रिय होती है। जब तक तुम निराशा और गुस्से के लिए तैयार ना हो, तब तक कभी भी सच्चाई और वास्तविकता का सहारा मत लो। जिंदगी इतनी कठोर और दुखद है कि जो लोग ख्वाब, रोमांस या कल्पना की दुनिया बना सकते हैं, वे रेगिस्तान में जलप्लावन के जैसे होते हैं। सभी उनकी ओर आकर्षित होते हैं। भीड़ की कल्पनाओं को जागृत करने में बड़ी शक्ति होती है। सरल उदाहरण, कोई नेता या व्यवसायी जब लोगों को सच्चाई के बजाय सुनहरे सपने, बेहतर भविष्य या परफेक्ट समाधान का वादा करता है, तो वे लोग उसे जादूगर की तरह देखते हैं। लोग असंभव को भी संभव मान लेते हैं क्योंकि वे अपने कठिन जीवन से राहत पाना चाहते हैं। इस तरह अपनी बातों में कल्पना और आकर्षण डालो ताकि लोगों का विश्वास और समर्थन हासिल हो। यानी लोगों की कल्पनाओं और उम्मीदों से जुड़कर तुम बड़ी शक्ति पा सकते हो। लॉ 32 का यही सार है। लॉ 33 डिस्कवर ईच मैन्स थंब स्क्रू। हर इंसान की कोई ना कोई कमजोरी होती है, मानो उसके किले की दीवार में एक छोटी सी दरार। ये कमजोरी आमतौर पर उसकी कोई असुरक्षा, अनियंत्रित भावना या जरूरत होती है। कभी कभी ये कोई छोटा सा छुपा हुआ सुखद अनुभव भी हो सकता है। जब भी ये कमजोरी आपको पता चल जाए, इसे अपनी मुट्ठी में रखो और अपनी स्थिति मजबूत करने के लिए इसका उपयोग करो। सरल उदाहरण, अगर किसी बॉस को अपनी छवि को लेकर बहुत चिंता है, तो आप उस असुरक्षा का फायदा उठाकर उसे प्रभावित कर सकते हैं। या यदि किसी व्यक्ति को गुप्त शौक या आदत है, तो इसे लेकर आप उसकी बातों में प्रभावी ढंग से भूमिका निभा सकते हैं। यानी हर किसी की एक नाजुक जगह होती है, उसे पहचान कर अपनी रणनीति बनाओ। यानी दूसरों की कमजोरियां पहचान कर उसे अपनी ताकत में बदलो। लॉ 33 का यही सार है। लॉ 34 तुम्हारा खुद को लेकर व्यवहार और चाल ढाल ये तय करती है कि लोग तुम्हारे साथ कैसा व्यवहार करेंगे। अगर तुम घिसे पिटे, अशिष्ट या सामान्य तरीके से व्यवहार करोगे तो लोग तुम्हें कम आदर देंगे। एक राजा अपनी आत्मसम्मान करता है और उस भावना को दूसरों में भी जगाता है। राजसी और आत्मविश्वास से भरे व्यवहार से तुम खुद को ऐसा बनाओ जैसे तुम्हें ताज पहनना निश्चित है। सरल उदाहरण, अगर कोई व्यक्ति अपने बॉडी लैंग्वेज, बोलने के तरीके और उठने बैठने के अंदाज में आत्मसंपन्न और आत्मविश्वासी नजर आता है, तो लोग उसे स्वाभाविक रूप से सम्मान और थोड़ा डर दोनों देंगे। वहीं जो झुका झुका और असहज रहता है, उसे आसानी से नजरअंदाज या हल्का समझ लिया जाता है। इसलिए अपने स्वभाव और व्यवहार में राजा जैसा आत्मसम्मान और गरिमा बनाए रखना जरूरी है। यानी जैसा तुम खुद को दिखाओगे, वैसा ही दुनिया तुम्हारे साथ व्यवहार करेगी। लॉ 34 का यही मूल संदेश है। लॉ 35 समय को समझने की कला में महारत हासिल करो। कभी भी खुद को जल्दबाज या बेसब्र मत दिखाओ। जल्दबाजी तुम्हारी आत्मनियंत्रण और समय पर पकड़ की कमी को दिखाती है। हमेशा धैर्यवान और संयमित नजर आओ, जैसे तुम्हें भरोसा हो कि आखिरकार सब कुछ तुम्हारे पास आएगा। समय की हवा को सूंघो, रुझान और माहौल को पहचानो, ताकि सही मौके का पता चल सके और वही मौका तुम्हें शक्ति दिलाए। जब समय अनुकूल न हो तो पीछे हटना सीखो, और जब सही वक्त पूरी तरह पक जाए तब पूरी ताकत से वार करो। सरल उदाहरण, शेयर बाजार में निवेश करने वाला होशियार निवेशक भीड़ के साथ न भागते हुए धैर्यपूर्वक मौका देखता है। वो जानता है कब रुका जाए और कब सही समय पर निवेश करके बड़ा मुनाफा कमाया जाए। जल्दबाजी या घबराहट उसे गलती करवाने से बचाती है। यानी सही समय की पहचान और रणनीति से ही असली शक्ति पाई जा सकती है। लॉ 35 का यही संदेश है। ये कुछ सरल उदाहरण है। लॉ 36 जिस चीज को हासिल नहीं कर सकते, उसकी अवहेलना करें। उन्हें अनदेखा करना ही बेहतर बदला होता है। जब आप किसी छोटी समस्या या चीज को मान्यता देते हैं, तो आप उसे अस्तित्व और महत्व प्रदान करते हैं। जब आप अपने दुश्मन को ज्यादा ध्यान देते हैं, तो आप उसे और मजबूत बनाते हैं, और छोटी छोटी गलतियों को सुधारने की कोशिश में वे और बड़ी और अधिक स्पष्ट हो जाती हैं। कभी कभी सबसे अच्छा तरीका होता है कि आप उन चीजों को छोड़ दो। अगर कोई ऐसी चीज है जो आप चाहते हैं लेकिन पा नहीं सकते, तो उसके लिए उपेक्षा या तिरस्कार दिखाएं। जब आप कम दिलचस्पी दिखाओगे, तो लोग आपको अधिक ऊंचा और श्रेष्ठ समझेंगे। सरल उदाहरण,
मान लीजिए किसी प्रतियोगिता में कोई प्रतिद्वंदी आपकी छोटी गलती को पकड़कर उसे बढ़ा चढ़ाकर पेश कर रहा है। यदि आप बार बार उसका जवाब देने की कोशिश करेंगे तो ध्यान उसी गलती पर टिक जाएगा। इसके बजाय अगर आप शांत रहें और उसकी बात को महत्व ना दें तो उसकी कोशिशें कमज़ोर पड़ जाएंगी और लोग आपकी सच्चाई समझेंगे। यानी वह सब जो आपके कब्जे में नहीं है उसे महत्व ना देकर और अनदेखा करके आप अपनी श्रेष्ठता दिखाते हैं। लॉ 36 का यही सार है। लॉ 37 क्रिएट कंपेलिंग स्पेक्टिकल्स। शक्ति का माहौल पैदा करने के लिए शानदार छवियां और बड़े प्रतीकात्मक दृश्य स्पेक्टिकल्स बनाना बहुत जरूरी है। सभी लोग ऐसे दृश्यों पर तुरंत प्रतिक्रिया करते हैं। अपने आसपास के लोगों के लिए ऐसे दृश्य आयोजन और प्रभावशाली इमेजरी पेश करो जिनमें रंग, चकाचौंध और प्रतीकों की भरमार हो। लोग आपकी भव्यता और दृश्यों से इतने आकर्षित हो जाएंगे कि वे असली बातों पर ध्यान ही नहीं देंगे कि आप क्या कर रहे हैं। सरल उदाहरण, कोई नेता या कंपनी अपने नए प्रोजेक्ट या लॉन्च के समय शानदार आयोजन करती है। बड़ा मंच, चकाचौंध भरी लाइटिंग, बड़े बड़े प्रतीक और ग्लैमर। इस आकर्षक माहौल में लोग इतने प्रभावित हो जाते हैं कि असल प्रोडक्ट या योजना की कमजोरियों पर ध्यान नहीं देते। यानी जितना ज्यादा प्रभावशाली और आकर्षक दृश्य, उतनी ही आपकी शक्ति और प्रभावशीलता। यानी आकर्षक दृश्यों और भव्यता के जरिए लोगों का ध्यान और मन जीतना लॉ 37 का यही असली संदेश है। लॉ 38 का सूत्र है कि सोचें ऐसे जैसे आप चाहें, लेकिन बर्ताव करें उन लोगों के जैसे जो आपके आसपास होते हैं। अगर आप खुलेआम समय और लोगों के खिलाफ जाकर अपने अलग विचार या असामान्य तरीके दिखाते हैं तो लोग मानेंगे कि आप उन्हें नीचा दिखाने या सिर्फ ध्यान आकर्षित करने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे में वे आपको सजा देंगे क्योंकि आप उनके सामने खुद को श्रेष्ठ दिखाते हैं। इसलिए सबसे सुरक्षित यही है कि भीड़ में मिल जाओ और आम व्यवहार अपनाओ। अपनी मौलिकता या अनूठे विचार केवल उन सहनशील मित्रों के साथ साझा करो जो आपकी अलग सोच की कदर करते हैं। सरल उदाहरण, मान लीजिए ऑफिस में सब एक जैसा काम करते हैं और आप अकेले अपने खुराफाती या चौंकाने वाले तरीके अपनाते हैं। ये देखकर सहकर्मी असहज हो सकते हैं या आपको गलत समझकर सामाजिक तौर पर अलग कर देंगे। बेहतर है कि आम सबके साथ जैसा चलन है वैसे ही बर्ताव करो और अपनी अलग पहचान उन्हीं के बीच दिखाओ जो वास्तव में समझदार और स्वीकारशील हैं। यानी सोच अपनी रखो लेकिन बर्ताव भीड़ जैसा रखो। यही लॉ 38 का सूत्र है। लॉ 39 यानी स्टर अप वाटर्स टू कैच फिश, इसका सूत्र है गुस्सा और भावुकता रणनीतिक रूप से नुकसानदायक होते हैं। हमेशा शांत और तटस्थ रहो, लेकिन अगर तुम अपने दुश्मनों को गुस्से में ला सकते हो और खुद स्थिर रहते हो तो तुम्हारे पास साफ बढ़त रहेगी। अपने विरोधियों को असंतुलित करो, उनकी अहंकार या कमजोरी की जगह ढूंढो और वहीं वार करो जिससे वे बदहवास हो जाएं और तुम नियंत्रण में रहो। सरल उदाहरण, अगर दो प्रतियोगी हैं और एक बार बार दूसरे को चुनौती या ताना मारता है तो दूसरा गुस्से या जल्दबाजी में गलती कर बैठता है। पहला शांत रहता है, सबको दिखाता है कि उसे कोई फर्क नहीं पड़ता और अंत में मुकाबले में जीत जाता है। यानी अपने विरोधियों को भावनाओं में उलझाकर खुद चतुराई से अपनी चाल चलो। लॉ 39 यही सिखाता है। लॉ 42 स्ट्राइक द शेपर्ड एंड द शीप विल स्कैटर, अर्थात चरवाहे पर वार करो तो भेड़ें अपने आप बिखर जाएंगी। ये कानून अगर तुम केवल उसके अनुयायियों से निपटने की कोशिश करोगे तो समस्या खत्म नहीं होगी, क्योंकि वह नेता फिर से नए लोग जुटा लेगा। इसलिए उसकी जड़ पर वार करो, यानी उस प्रभावशाली व्यक्ति को अलग करो, खत्म करो या उसकी ताकत छीन लो। जब वह नेता हट जाएगा तो उसके अनुयायी दिशा खो देंगे और आपस में बिखर जाएंगे। परेशानी की जड़ प्रायः एक मजबूत व्यक्ति होता है, भीड़ नहीं। अनुयायियों से नहीं, स्रोत से टकराओ। ऐसे व्यक्तियों से बात करना बेकार है, उन्हें न्यूट्रलाइज करो। एक बार नेता हट जाए तो भीड़ स्वतः शांत हो जाएगी। उदाहरण, चाणक्य की रणनीति इसका उत्कृष्ट उदाहरण है। जब वे नंद साम्राज्य से लड़ रहे थे, उन्होंने समझ लिया कि असली शक्ति धनानंद नहीं बल्कि उसके मुख्य सलाहकार और सेनापति के हाथ में है, जो लोगों को नंद के प्रति वफादार बनाए रखता था। चाणक्य ने पहले उस प्रभावशाली व्यक्ति को अलग किया, उसकी शक्ति खत्म की और नतीजा ये हुआ कि नंद का पूरा तंत्र अपने आप टूट गया। आधुनिक परिप्रेक्ष्य, किसी भी कंपनी, समूह या संगठन में अगर असंतोष या विरोध बढ़ता है तो उसका कारण आमतौर पर एक प्रभावशाली व्यक्ति होता है जो माहौल को विषैला बनाता है। अगर उसे हटाया या अलग कर दिया जाए तो पूरा असंतोष स्वतः समाप्त हो जाता है। जड़ पर वार करो, शाखाओं पर नहीं। शक्ति और समस्या दोनों का स्रोत पहचानो। एक बार चरवाहा गिरा तो भेड़ें खुद बिखर जाएंगी। लॉ 43
वर्क ऑन द हार्ट्स एंड माइंड्स ऑफ अदर्स, अर्थात दूसरों के दिल और दिमाग पर काम करो। ये कानून सिखाता है कि जब तुम किसी को जबरदस्ती अपनी बात मनवाते हो तो वो व्यक्ति ऊपर से भले मान जाए लेकिन अंदर से तुम्हारे खिलाफ हो जाता है। समय आने पर वह विद्रोह करेगा या तुम्हें नुकसान पहुंचाएगा। इसलिए असली शक्ति बल प्रयोग से नहीं बल्कि मन जीतने से आती है। तुम्हें दूसरों को इस तरह प्रभावित करना चाहिए कि वे खुद इच्छा से तुम्हारे रास्ते पर चलना चाहें। इसके लिए तुम्हें उनकी भावनाओं, इच्छाओं और डर को समझना होगा कि उन्हें सबसे ज्यादा क्या चाहिए और किससे सबसे ज्यादा डर लगता है। इन बिंदुओं को छूकर तुम उनके दिल तक पहुंच सकते हो और तब वे तुम्हारे सच्चे समर्थक बन जाते हैं। डर और जबरदस्ती से आज्ञा मिलती है, पर निष्ठा नहीं, यानी लॉयल्टी। भावनाओं और इच्छाओं पर काम करो, तभी स्थायी प्रभाव बनता है। सच्ची शक्ति लोगों की सोच और भावनाओं पर नियंत्रण से आती है। जो दिल जीतता है वही लंबे समय तक शासन करता है। उदाहरण: सम्राट अशोक इसका उत्कृष्ट उदाहरण है। कलिंग युद्ध के बाद उन्होंने देखा कि हिंसा से राज तो हासिल किया जा सकता है, लेकिन लोगों के दिल नहीं। उन्होंने धर्म, करुणा और न्याय को अपनाया, लोगों की भावनाओं और विश्वासों को संबोधित किया। नतीजा ये हुआ कि लाखों लोग स्वेच्छा से उनके साथ जुड़ गए, बिना किसी भय या बल के। आधुनिक संदर्भ: किसी भी नेता, प्रबंधक या ब्रांड के लिए भी यही कानून लागू होता है। अगर वे सिर्फ आदेश देंगे या मजबूर करेंगे तो लोग असंतुष्ट रहेंगे, लेकिन अगर वे भावनात्मक जुड़ाव, प्रेरणा और विश्वास पैदा करेंगे तो लोग उनके लिए दिल से काम करेंगे। सारांश: बल से अधीनता मिलती है, लेकिन प्रेम और मनोविज्ञान से स्थायी सहयोग। दूसरों की कमजोरियों और इच्छाओं को समझो, वहीं से प्रभाव शुरू होता है। जो दूसरों के दिल जीतता है वही असली विजेता होता है। लॉ 44 डिजार्म एंड इन्फ्यूरिएट विद द मिरर इफेक्ट, अर्थात दूसरों को उनके ही प्रतिबिंब मिरर इफेक्ट से निशस्त्र करो और क्रोधित करो। ये कानून बताता है कि आईना यानी मिरर इफेक्ट केवल वास्तविकता दिखाता ही नहीं, बल्कि इसे रणनीति और छल के रूप में भी इस्तेमाल किया जा सकता है। जब तुम अपने दुश्मनों जैसा ही व्यवहार करते हो, उनकी शैली, शब्द या यहाँ तक कि चालें कॉपी करते हो, तो वे उलझन में पड़ जाते हैं और समझ नहीं पाते कि तुम्हारी असली योजना क्या है। ये तरीका दो असर पैदा करता है: मजाक और अपमान। वे महसूस करते हैं कि उनकी चालें उन पर ही वापस खेली जा रही हैं, जिससे उनका आत्मविश्वास टूटता है। भावनात्मक उत्तेजना। वे क्रोधित होकर गलती करते हैं और तुम्हें जीतने का मौका देते हैं। इसके अलावा जब तुम किसी की सोच और मूल्यों का आईना उनके सामने रखते हो, यानी दिखाते हो कि तुम उनकी तरह सोचते हो, तो वे असली खतरे को पहचान नहीं पाते, क्योंकि उन्हें लगता है कि तुम उनके ही पक्ष में हो। दुश्मन की चालों और भाषा की नकल करके उन्हें उलझाओ। उनका प्रतिबिंब दिखाकर भावनात्मक रूप से अस्थिर करो। उनकी सोच और मूल्यों की नकल करके उनका भरोसा जीत लो। आखिर में उन्हीं की रणनीति उनके खिलाफ मोड़ दो। उदाहरण: महात्मा गांधी ने ब्रिटिश शासन के खिलाफ कई मौकों पर मिरर इफेक्ट का प्रयोग किया। जब ब्रिटिश कानून के अनुसार शांतिपूर्ण विरोध करने की अनुमति थी, तो गांधी ने उसी कानून का इस्तेमाल करके विशाल सत्याग्रह आयोजित किए, ठीक वैसे ही जैसे अंग्रेज खुद अपने देश में करते थे। इससे ब्रिटिश अधिकारी उलझन में पड़ गए, क्योंकि गांधी वही कर रहे थे जो कानून कहता था, और फिर भी उनका विरोध कर रहे थे। उनका आत्मविश्वास और नियंत्रण दोनों टूटने लगे। आधुनिक संदर्भ: व्यापार या राजनीति में अगर कोई प्रतिद्वंदी तुम्हें तीखे शब्दों से हमला करता है, तो तुम ठीक उसी लहजे, उसी तर्क और उसी टोन में जवाब देकर उन्हें महसूस करा सकते हो कि वे खुद अपनी छवि को खराब कर रहे हैं। वे गुस्से में प्रतिक्रिया देंगे और तुम रणनीतिक बढ़त ले लोगे। लॉ 45 प्रीच द नीड फॉर चेंज बट नेवर रिफॉर्म टू मच एट वंस, अर्थात परिवर्तन की जरूरत बताओ, लेकिन कभी भी एक साथ बहुत बड़ा बदलाव मत करो। ये कानून सिखाता है कि लोग परिवर्तन की बात को सिद्धांत में स्वीकार कर लेते हैं, लेकिन व्यवहार में भी आदतों के कैदी होते हैं। उनका रोजमर्रा का जीवन और पुराने तरीके उन्हें सुरक्षित महसूस कराते हैं। अगर तुम अचानक सब कुछ बदलने की कोशिश करोगे, तो वे डर और असुरक्षा महसूस करेंगे और परिणाम स्वरूप विरोध करेंगे या बगावत कर देंगे। अगर तुम किसी नए पद पर हो या बाहरी व्यक्ति होकर अपनी शक्ति बढ़ाना चाहते हो, तो पहले ये दिखाओ कि तुम पुराने तरीकों का सम्मान करते हो। फिर धीरे धीरे बदलाव लाओ, ताकि लोगों को लगता रहे कि ये पिछले तरीकों का एक बेहतर रूप है, न कि उनका पूरा नाश। लोग आदतों से जुड़ाव रखते हैं, अचानक बदलाव को खतरनाक मानते हैं। धीरे धीरे सुधार करो ताकि बदलाव सहज लगे। पिछले सिस्टम और लोगों की भावनाओं का सम्मान दिखाओ।
अचानक सुधार करने से विरोध और शक्ति का नुकसान हो सकता है। उदाहरण, भारत में हरित क्रांति इसका बेहतरीन उदाहरण है। 1960 के दशक में किसानों को नई खेती तकनीक अपनाने के लिए तैयार करना आसान नहीं था। सरकार और वैज्ञानिकों ने शुरू में पूरी खेती पद्धति नहीं बदली, बल्कि धीरे धीरे नई किस्म के बीज, बेहतर सिंचाई और उर्वरक का इस्तेमाल शुरू कराया। किसानों को महसूस हुआ कि ये पुरानी खेती का बेहतर और सुरक्षित रूप है। अगर एक साथ सब बदल दिया जाता तो शायद अधिक विरोध होता। सारांश, बदलाव की गति संतुलित रखो। पुराने तरीकों का सम्मान करो ताकि लोग सुरक्षित महसूस करें। सुधार को बेहतर पुराने दिखाओ, पूर्ण नया नहीं। लॉ 46, नेवर अपीयर टू परफेक्ट, अर्थात कभी भी खुद को अत्यधिक परिपूर्ण परफेक्ट मत दिखाओ। ये कानून बताता है कि अगर तुम हर चीज में दूसरों से बेहतर दिखते हो, हर काम में सफल, हर स्थिति में आत्मविश्वासी बिना किसी कमी के, तो लोग तुम्हारी प्रतिभा से नहीं बल्कि तुम्हारी पूर्णता से नफरत करने लगते हैं। ये ईर्ष्या धीरे धीरे तुम्हारे खिलाफ गुप्त शत्रु तैयार करती है। इसलिए समझदारी इसी में है कि कभी कभी छोटी छोटी कमियां या कमजोरियां दिखाओ। ऐसा दिखाओ कि तुम भी इंसान हो, जिससे लोग तुम्हें अधिक अपनापन और सहानुभूति के साथ देखें। जो व्यक्ति खुद को निर्दोष और सर्वश्रेष्ठ दिखाता है, वो लोगों से दूर और खतरनाक बन जाता है, क्योंकि कोई भी देवता जैसी पूर्णता लंबे समय तक बर्दाश्त नहीं करता। अत्यधिक पूर्ण दिखने पर ईर्ष्या पैदा होती है। अपनी छवि में थोड़ी मानवीय कमी रखो, ये तुम्हें अधिक पसंदीदा बनाती है। छोटी कमजोरियां लोगों को सहज और करीब महसूस कराती हैं। पूर्णता की छवि आकर्षक लग सकती है, पर धीरे धीरे एक खतरा बन जाती है। उदाहरण, नेपोलियन बोनापार्ट जब सत्ता में उभरे तो वे हर क्षेत्र में प्रतिभाशाली और अजेय माने जाते थे, लेकिन उनकी यही पूर्ण छवि कई अन्य नेताओं और सेनापतियों के लिए असुरक्षा और जलन का कारण बन गई। धीरे धीरे सभी उसके विरोधी बन गए और अंत में वही शक्ति जिसने उसे ऊपर पहुंचाया था, उसे नीचे गिराने की वजह बनी। इसके विपरीत अब्राहम लिंकन अक्सर अपनी कमियों को खुलकर स्वीकार करते थे। वे मजाक में खुद पर हंसते थे और जनता से सीधे भावनात्मक रूप से जुड़ते थे। इससे लोग उन्हें मानव और विश्वसनीय मानते थे, न कि कोई दूर बैठा परिपूर्ण शासक। सारांश, पूर्णता आकर्षक लगती है पर घातक हो सकती है। दूसरों को यह महसूस कराओ कि तुम भी उनमें से ही एक हो। लोगों को जीतने के लिए थोड़ा मानव बनो, देवता नहीं। लॉ 47, डू नॉट गो पास द मार्क यू एम्ड फॉर। इन विक्ट्री लर्न व्हेन टू स्टॉप। जीत का क्षण ही अक्सर सबसे बड़ा खतरे का क्षण होता है। जीत की गर्मी में अहंकार और ज्यादा आत्मविश्वास आपको उस लक्ष्य से आगे धकेल सकता है जिसे आप हासिल करना चाहते थे, और इस अति में आप जितनों को हराते हैं उससे ज्यादा दुश्मन बना लेते हैं। सफलता को सिर पर में चढ़ने दो। रणनीति और सावधानी का कोई विकल्प नहीं है। लक्ष्य तय करो और जब वो पा लो तो वहीं रुक जाओ। सरल उदाहरण, मान लीजिए कोई व्यापारी शानदार डील करके अच्छा मुनाफा कमा लेता है, लेकिन उसी लालच में सीमा से बाहर और डील करता चला जाता है, जिससे अंत में घाटा उठाना पड़ता है या पसीने पसीने होकर बदनाम हो जाता है। होशियार व्यापारी तय मुनाफा पाकर रुक जाता है और अपनी जीत को स्थायी बना लेता है। यानी जीत के बाद भी संयम और सीमा में रहना ही असली बुद्धिमानी है। लॉ 47 की यही सीख है। लॉ 48, अज्यूम फॉर्मलेसनेस। अगर आप कोई तय रूप, ढांचा या स्पष्ट योजना अपनाते हैं तो विरोधी आपके खिलाफ रणनीति बना सकता है। कोई निश्चित आकार या ढांचा मत लो ताकि शत्रु तुम्हें आसानी से पकड़ न सके। हर वक्त खुद को बदलते रहो और परिस्थितियों के अनुसार ढलने की आदत डालो। सच ये है कि कुछ भी निश्चित नहीं है, कोई नियम कभी स्थायी नहीं होता। अपनी असली सुरक्षा इसी में है कि खुद को पानी की तरह बहने वाला और बिना रूप के बनाओ। कभी स्थिरता या लंबे समय तक बने रहने वाले सिस्टम पर दांव मत लगाओ। दुनिया में सब कुछ बदलता रहता है। सरल उदाहरण, अगर कोई व्यापारी हमेशा एक ही रणनीति या मॉडल में बंधा रहता है तो बदलती मार्केट और प्रतिस्पर्धा उसे जल्दी ही बाहर कर देती है। लेकिन जो व्यापारी हर परिस्थिति के साथ अपनी रणनीति बदलता है, वो हर मिसाल के बावजूद सुरक्षित और सफल रह सकता है। यानी खुद को हमेशा बदलने और बहने की आदत डालो। यही लॉ 48 की असली ताकत है।